नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन की तनातनी में जल्द ही हिंसक मोड़ आने की आशंका। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूसी सेना अलग अलग लोकेशन से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका से यह रिपोर्ट हाल के महीनों में दूसरी बार आई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिक की गई है। इसके मुताबिक अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों को खुफिया सूचना के साथ कुछ नक्शे भी मुहैया कराए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादे यूक्रेन पर हमला करने के हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अगले साल सैन्य कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माने तो पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पर अलग अलग लोकेशन से हमला किया जाए। इसके लिए करीब 100 सैन्य टुकड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। रूस और बेलारूस के रास्ते हमला कर सकती है। इसके लिए करीब 1 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार फिलहाल कोई फैसला नहीं कर रही। इसके लिए वैक्सीनेट हो चुके लोगों को बूस्टर डोज लगाने को लेकर भी अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। दुनिया के कई प्रमुख देश बूस्टर डोज लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत में परिस्थितियां अभी अलग हैं। यहाँ ना तो अमेरिका और ब्रिटेन की तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ना ही बच्चों में संक्रमण को लेकर ज्यादा खतरा है। आधार डेटा के माने तो देश में 95 करोड़ 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इसमें से 77 करोड़ लोग को पहला डोज लग चुका है, जबकि दूसरी डोज लगवाने वाले करीब 41 करोड़ लोग हैं। अभी पहला डोज भी नहीं लगा है, ऐसे में इन्हें टीके लगाना सरकार की प्राथमिकता है। बूस्टर डोज पर फैसला लेने के लिए अभी कोई ठोस आधार नहीं है। ब्रिटेन समेत दुनिया भर के प्रमुख देशों में औसतन हर 10 लाख संक्रमित बच्चों में सिर्फ 2 बच्चों की मौत हुई है, यानी बच्चों में कोरोना से मौत की दर ना के बराबर है। पंजाब पुलिस और इसके काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने रविवार सोमवार को रात में पठानकोट में आर्मी कैंटोनमेंट के गेट के बाहर हुए हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। पंजाब के काउंटर इंटेलिजेंस के एआईजी गुलनीत खुराना ने कहा है कि इसे ग्रेनेड हमले से में आतंकी एंगल से जांच की जा रही है। रविवार देर रात पठानकोट में भारतीय सेना की छावनी के त्रिवेणी गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। ग्रेनेड फेंकने वाले बाइक पर आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पठानकोट में आर्मी कैंटोनमेंट जोन में त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड हमले के बाद घटनास्थल के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस और मिलिट्री पुलिस के अलावा अन्य जांच एजेंसियां इस ग्रेनेड हमले की जांच कर रही हैं। ग्रेनेड फेंकने वाले बाइक सवार किधर आए और किधर गए इसका पता नहीं लग पाया है। फिलहाल जांच चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से पठानकोट बेहद संवेदनशील स्टेशन है, जो भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक है और इसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर से मिलती हैं। इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी से राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है। भारत की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे इस अपग्रेड में एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। एयरफोर्स की तरफ से रिटायरमेंट को अपडेट और रिक्रूटमेंट के लिए जल्द ही नई तकनीक इजाद की जा सकती है। राफेल को 2016 की डील के तहत सभी रिक्वायरमेंट से लेस किया गया है। डील के मुताबिक अपग्रेड करने वाली किट फ्रांस से भारत लाई जाएगी और हर महीने 3 से 4 राफेल विमानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। एयरफोर्स के अधिकारियों की हाई लेवल टीम राफेल विमानों की परफॉर्मेंस की जांच के लिए फ्रांस पहुंची। फ्रांस के आइस्टीन एयरबेस पर मौजूद इन विमानों का टेल नंबर RB008 है। फ्रांस से भारत आने वाला आखिरी विमान RB008 होगा। इसका नाम एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम पर रखा जाएगा। चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने फ्रांस के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए की डील पर साइन किया था। उस समय उप प्रमुख रहे भदौरिया ने फ्रांस की सरकार के साथ हुई डील में अहम भूमिका निभाई थी। कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं। आंध्र में 33 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कर्नाटक में 24 मौतें हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश होगी।
24 घंटे में ये इलाका 133 mm बारिश इस इलाके में दर्ज की गई। बारिश के कारण कर्नाटक में 3.73 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है। कुल 1.5 लाख किसान बेहाल हैं। उधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मनाली उपनगर में कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आंध्र में पेन्ना नदी में बाढ़ से अहम राजमार्गों पर यातायात बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया। यह हाईवे चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। रेल मार्ग के प्रभावित होने से 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 30 साल बाद ये भीषण आपदा है। चित्तूर, कड़पा, नेल्लोर और अनंतपुर जिलों के 1366 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। 23 डूबे हैं। 36,789 लोग प्रभावित हैं। कांग्रेस हाईकमान के तमाम प्रयासों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सोमवार को लुधियाना में हुई पंजाब कांग्रेस की पहली चुनावी रैली में एक ही सोफे पर बैठे इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियों को साफ देखा गया। सिद्धू ने अपने भाषण में एक तरह से चन्नी सरकार को धमकाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी रेत महंगी मिल रही है। चन्नी सरकार को एक तरह से धमकाते हुए सिद्धू ने कहा कि पंजाब में रेत अभी भी महंगी मिल रही है। प्रदेश में रेत की 1000 रुपए वाली ट्राली 3500 रुपए में बिक रही है। सिद्धू ने यह भी कहा कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और लुधियाना के कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोगों के साथ मिलकर सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रात को खाना खाने के लिए लुधियाना में ऑटो वाले के घर पहुंचे। केजरीवाल ऑटो में बैठकर ही ऑटो चालक के घर पहुंचे। हालांकि केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स की सच्चाई सबके सामने आ गई। आपकी पंजाब इकाई ने सोमवार को लुधियाना के पंजाबी भवन में अरविंद केजरीवाल की टैक्सी और ऑटो वालों के साथ मीटिंग रखी थी। मीटिंग में ऑटो चालक दिलीप कुमार तिवारी ने केजरीवाल से कहा कि सर, आप ऑटो संचालकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस मीटिंग में लुधियाना की अलग अलग ऑटो व टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारी, सदस्यों और ड्राइवरों को बुलाया गया। मीटिंग में सैकड़ों ऑटो और टैक्सी वाले पहुंचे। मीटिंग में ऑटो व टैक्सी वालों ने अपनी समस्याएं रखी और बताया कि पंजाब में आरटीए, ट्रैफिक व पुलिस, पंजाब पुलिस के मुलाजिम उन्हें बहुत परेशान करते हैं। पुलिस व दूसरे सरकारी महकमे उनके हजारों रुपए के चालान करते हैं। गाड़ियों की पासिंग के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक पर हथियार बेचने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गिरोह के एक बदमाश को पकड़ा है। पर बदमाश हितेश ठाकुर जोधपुर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। सोमवार को हुई पूछताछ में बदमाश का पाकिस्तान लिंक सामने आया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई। उसके मोबाइल में पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। बदमाश हितेश ठाकुर को पकड़ने के लिए पुलिस को फर्जी ग्राहक बन हथियारों की डील करनी पड़ी। आरोपी जैसे ही डिलीवरी देने पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट लंबे समय से हितेश ठाकुर उर्फ लंगड़ा पर नजर रख रही थी। इस पर दिल्ली पुलिस की टीम ने फेसबुक पर हथियार बेचने वाले प्रोफाइल की जांच कर जोधपुर के हितेश ठाकुर उर्फ लंगड़ा से फेसबुक पर संपर्क किया। पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी ग्राहक बनकर हथियार लेने के लिए सौदा किया। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत भी हुई। इसके बाद आरोपी ने हथियार के फोटो और वीडियो भी पुलिस को भेजे। आरोपी के कहने पर पुलिस ने उसके बैंक खाते में कुछ एडवांस रुपए जमा कराए। हथियार की डिलीवरी के लिए हरियाणा के मानेसर में आते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मंत्री बनने से वंचित रहे विधायकों को अब संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी की जा रही है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को संसदीय सचिव बनाना तय है। गहलोत कैबिनेट में मंत्रियों की खाली जगह पूरी कर दी गई है। जगह कम होने से सभी दावेदारों को मंत्री नहीं बनाया जा सका है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले निर्दलीय और गहलोत समर्थक कुछ कांग्रेस विधायकों को अब संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट करने की रणनीति पर तुला है। मंत्रिमंडल फेरबदल में जिलों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 14 जिले ऐसे हैं जहां से कांग्रेस विधायक होते हुए भी एक मंत्री नहीं बन पाया है। दीपचंद खैरिया, जोगिंदर सिंह, अवाना संदीप, लाखन सिंह और वाजिब अली को संसदीय सचिव बनाना तय माना जा रहा है। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायक मंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे।
राजस्थान में दीपावली के बाद अचानक से सर्दी बढ़ गई है, साथ ही इसका असर एयर क्वालिटी पर भी दिखने लगा है। बिगड़ी एयर क्वालिटी ने अस्थमा और क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज से ग्रसित मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवा में प्रदूषण के साथ साथ धूल व अन्य कणों के कारण इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। इसी का असर दिखा कि जयपुर में रोगियों की संख्या में करीब 20% इजाफा हुआ है। एसएमएस हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की माने तो सामान्य दिनों की तुलना में पिछले कुछ दिनों से उनके पास अस्थमा और सीओपीडी से जुड़े रूटीन मरीजों की संख्या में 15 से लेकर 20% का इजाफा हुआ है। पिछले दिनों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहर जहां पिछले दिनों एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच गया था, उस समय पीएम लेवल 2.5 दर्ज किया गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलावा पार्टिक्यूलेट मैटर ज्यादा होने पर यह मरीज सामान्य लोगों के लिए घातक है। जयपुर समेत तमाम शहरों में वर्तमान में पीएम लेवल 2.5 माइक्रोन है, जो लंग्स को डैमेज करता है। अगले साल की शुरुआत में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन में चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। यह संकेत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिए हैं। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस व चिराग की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। चिराग से बातचीत हो रही है। कांग्रेस आरजेडी की पुरानी सहयोगी है। दोनों दल कई चुनाव साथ लड़ चुके हैं। लालू ने यह बातें सोमवार शाम दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने के दौरान पत्रकारों से कही। मंगलवार को चारा घोटाले के एक केस में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। आरजेडी 15-16, कांग्रेस 5-6 और वाम दल के 1-2 उम्मीदवार महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में चिराग के शामिल हो जाने के बाद 24 सीटों में 3 से 4 सीटों पर उनकी पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लालू सोमवार देर शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। वह मंगलवार को पार्टी कार्यालय में लगाए जा रही गुलाबी संगमरमर से बनी लालटेन जलाएंगे। पहले लालू बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव के समय आए थे, लेकिन चुनाव परिणाम में लालटेन की लौ बुझ गई थी। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।